हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रखर साहू आप सबका स्वागत करता हूँ हेल्प स्टडी अड्डा पर। तो लास्ट में लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के पर्वत शिखर और पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडल की दशा को मौसम कहा जाता है। मीन्स आपकी जो दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा है उसे मौसम कहते हैं, जबकि मौसम का दीर्घकालिक औसत स्वरूप जलवायु कहलाता है। तो ये दीर्घकालिक जो औसत स्वरूप होता है उसे जलवायु कहते हैं। तो इसका अनुमान ऐसे होता है, आपकी जो किसी भी क्षेत्र का मौसम है उसकी कम से कम 20 साल 30 साल के आंकड़ों को देखा जाता है और उनका औसत निकाला जाता है, और उस प्रकार से जलवायु का निर्धारण होता है कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, वायु की आर्द्रता आदि, इन सारी चीज़ों की मात्रा, इनकी अवस्था तथा वायु की गति का औसत रूप, तो ये औसत रूप में पाया जाना वहाँ की जलवायु कहलाता है। तो आपका दीर्घकालिक में औसत जो आता है वो आपकी जलवायु होता है, और जो दिन प्रतिदिन की वायुमंडल की दशा है उसे मौसम कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, हम कहते हैं आज का मौसम अच्छा है, तो ये आज की बात हो रही है। तो जलवायु की बात करें तो बहुत लंबा समय कैलकुलेट किया जाता है, तब आपकी वहाँ की जलवायु निर्धारित की जाती है। मध्य प्रदेश में पूर्णतः मानसूनी या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो अपनी मानसूनी जलवायु इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूर्णतः ये मानसून पर निर्भर करती है। किस प्रकार का मानसून है वहाँ पर अपने यहाँ उस प्रकार का जलवायु पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी इसे बोलते हैं क्योंकि अपना जो मध्य प्रदेश है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौजूद है, और जो जलवायु है वो मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय क्या होता है उसको यहाँ पे आप समझिए। ये आपकी 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो आपका पूरा क्षेत्र है, ये जो आपका क्षेत्र आता है 23 डिग्री के बीच का, ये आपका पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 से 23 डिग्री ऊपर और 0 से 23.5 डिग्री नीचे तक। ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, ये आपका उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो ये भारत है, कि आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश है, कर्क रेखा इसको 2 भागों में काटती है। तो ये जो क्षेत्र आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? पहला हो गया समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी अधिक होने से तापांतर अधिक होता है। इसका जो रीजन वो है कि समुद्र से दूरी होने के कारण जो स्थल खंड है, स्थल खंड क्या होता है, आपका जो सूर्य की किरणें हैं उनको बहुत जल्दी अवशोषित करता है और बहुत जल्दी गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो तापमान है बहुत जल्दी, जो ताप का अंतर होता है, मीन्स आपका मान लीजिए सुबह का ताप बहुत कम है, सुबह का ताप आपका 18 डिग्री 20 डिग्री या 25 डिग्री है, और सूर्य की किरणें आई, ये इन्होंने अपने भूखंड ने सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित किया और बहुत जल्दी गर्मी बढ़ा के बहुत जल्दी आपका 35 डिग्री कर लिया या फिर 40 डिग्री तक कर दिया। तो ये आपका जो सूर्य का तापांतर है ये काफ़ी अधिक होता है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने के कारण जून का जो महीना रहता है सबसे अधिक गर्म रहता है। ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे। पर्वतों की स्थिति, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों के अधिक वर्षा होती है। तो आप ऑब्वियसली जानते हैं पर्वतीय जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। भूमध्य रेखा से दूरी, अब देखिए मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये मैंने अभी समझाया था। भारतीय जलवायु के अधिकांश तत्व यहाँ पे मौजूद हैं।
तो भारतीय जलवायु जो है वो भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और ऐसी ही जलवायु आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करते हैं 21 जून को सूर्य के उत्तरायण होते ही मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। ये जो लाइन है इसको में हम एक एक लाइन को, ये जो पूरी लाइन है एक एक लाइन को यहाँ मैप के थ्रू समझेंगे। तो आप यहाँ देखें, ये जो आपका उत्तर मार्च का महीना है, मार्च के महीने से आपकी नॉर्मल आप देखें तो मार्च के महीने से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ठंड थोड़ी कम हो जाती है और गर्मी स्टार्ट होती है। तो क्या होता है, मार्च के महीने से ये जो है उत्तरायण की दशा में, ये आपकी 21 जून उत्तरायण की दशा होती है। तो 21 मार्च को जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा करते हुए 21 मार्च को ये आपकी उत्तरायण की दशा में गमन करने लगती है, जिसके कारण जो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है। यहाँ हमने देखा ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो गया 21 मार्च को सूर्य के उत्तरायण होते ही। अब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है तथा निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये देखते हैं कि ये आपकी 0 डिग्री की लाइन है, ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। अब ये सूर्य की किरणें आप देख रहे हैं, ये इस लाइन पर बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं और इसी लाइन पर आपका मध्य प्रदेश है। तो इन सूर्य की किरणें की बिल्कुल लंबवत या सीधा पड़ने के कारण यहाँ की जो गर्मी होती है सब सर्वाधिक होती है इस टाइम पे। तो आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का टाइम होता है, और ये जो पोर्शन देखेंगे आप दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही, सीधी नहीं पड़ रही, तो यहाँ पर शीत ऋतु होती है। और इसी के कारण क्या होता है आपका, आप हमेशा याद रखिए, जो आपका टेम्परेचर रहता है जितना अधिक होगा उतना ही आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका प्रेशर। जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही वायुमंडलीय दाब आपका कम होगा। ये बात आप याद रखिए, हमेशा याद काम में आएगी। तो तापमान में वृद्धि होती है तथा निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको इस मैप से समझते हैं। तो जून के टाइम 21 जून को ये पूरा आपका वायुमंडलीय का आपका मौसम का पूरा है। उस यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति। ये आपका भूगोल का पोर्शन है इंडियन ज्योग्राफी का, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको आगे की भी चीज़ें नहीं समझ आती इतनी, इसलिए मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। तो हमारा जून के टाइम पे कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपकी जो हवाएं रहती हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती हैं या फिर बढ़ती हैं। यहाँ पर आपका उच्च वायुदाब है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है। तो ये जो हिंद महासागर की हवाएं हैं ये आपकी यहाँ पर ऐसे इस क्षेत्र में आपकी कर्क रेखा के क्षेत्र में गमन करती हैं, जिसके कारण आपका मौसम का जो परिवर्तन है सारी चीज़ें इसी पर निर्भर करती हैं। तो आगे देखते हैं, इन निम्न वायुदाब के कारण जो व्यापारिक पवनें हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हैं और जो मध्य प्रदेश में वर्षा कराती हैं। तो इन सिंपल हम देखिए, ये आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ये आपकी मानसूनी पवनें हैं जो कि हिंद महासागर से आ रही हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए बोलते हैं कि ये आपकी पश्चिम दिशा है, और ये जो आपकी दिशा है ये आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा है, और यहीं से आपकी ये पवनें आती हैं, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। या फिर आप इनको अरब सागर की शाखा बोल सकते हैं, और दूसरी शाखा होती है आपकी बंगाल की खाड़ी, जो कि भारत में दो प्रमुख शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन्हीं से ज़्यादातर वर्षा होती है। तो ये आपका इतना यहाँ पे मानसून का है। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होते ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, और 21
मार्च को उत्तरायण होते ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है और 21 जून को आपकी कर्क रेखा पर लंबवत होने से तापमान में वृद्धि और निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें इस ओर आकर्षित होती हैं। अब आपका जून से धीरे धीरे बारिश का मौसम आएगा। तो 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन होते ही धीरे धीरे मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन होता है। फिर से ये देखते हैं, ये आपकी उत्तरायण की अवस्था है, 21 जून को याद रखना है। तो 21 मार्च से धीरे धीरे यहाँ पर उत्तरायण की अवस्था में आता है। अभी आप देखेंगे 21 जून के बाद ये आपका यहाँ पर ये आपका पूरा वर्षा का काम समय रहता है कि इस बीच आपकी बारिश होती है। अब आपका 21 सितंबर को देखेंगे तो 21 सितंबर में हमारे यहाँ शरद ऋतु है, आराम से अच्छा मौसम रहता है। 21 सितंबर से धीरे धीरे सूर्य दक्षिणायन की ओर गमन करता है। तो ये आपका दक्षिणायन की स्थिति है, जिसके कारण आपकी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु स्टार्ट होती है। तो हमारे यहाँ शीत ऋतु स्टार्ट हो रही है। तो शीत ऋतु का आगमन होता है 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटना और लौटता हुआ मानसून प्रदेश की मानसूनी जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या होता है, जब आपका मानसून बारिश क्या होती है, वर्षा ऋतु में आपकी बारिश होती है। उसके अलावा आपकी कभी कभी बारिश अक्टूबर माह में भी होती है। तो वो किस कारण होती है कि ये जो हवाएं हैं, एक सेकेंड, ये जो आपकी हवाएं हैं अभी आपकी भारत में इंटर की, लेकिन अक्टूबर टाइम में क्या होता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब फिर से अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर ये लो प्रेशर एरिया हो जाएगा अक्टूबर टाइम में। ये आपका हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हवाएं यहाँ पे फिर से वापस आएंगी। तो ये हवाएं फिर से ऐसी वापस आती हैं अक्टूबर महीने में। ये हवाएं ऐसी फिर से आती हैं अक्टूबर महीने में। हम अभी जून की बात कर रहे थे मैप में, लेकिन अक्टूबर की। तो आपकी वापस लौटते हुए यहाँ पे फिर से ये वर्षा कराती हैं। यही चीज़ आपको वहाँ पे दी गई है। तो ये पूरा मानसून की स्थिति थी कि आपकी, ये आपका देखेंगे 21 मार्च को गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, उत्तरायण की अवस्था स्टार्ट होती है और जून तक आपका पूरा गर्मी उत्तरायण की अवस्था आ जाती है और गर्मी ग्रीष्म ऋतु यहाँ तक चलती है। अब 21 जून से आपका धीरे धीरे वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है, क्योंकि आपकी 21 जून के बाद निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। जून में आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र और फिर व्यापारिक पवनें आके आपकी यहाँ वर्षा कराती हैं। अब आपकी सितंबर की बात करें तो सितंबर तक आपकी वर्षा ऋतु का अच्छा खासा मौसम रहता है। फिर धीरे धीरे आपकी ये जो स्थिति है दक्षिणायन की ओर बढ़ती है और दक्षिणायन आते आते आपकी शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ शीत ऋतु है 22 दिसंबर के बाद। अब क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर तापमान और कम होता रहता है और आपका जनवरी फरवरी में तापमान कम रहता है। फिर धीरे और मार्च के आते आते आपका तापमान फिर से बढ़ने लगता है और इसके कारण आपकी फिर से ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा पूरा मौसम का कालक्रम है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर विभाजन किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजन किया गया है। पहला हो जाएगा उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दूसरा आपका विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा आपका नर्मदा घाटी तथा उसका दक्षिणी क्षेत्र, चौथा मालवा का पठारी क्षेत्र। ये हम मैप में देखेंगे। ये आपका उत्तर का मैदान है, ये आपका मालवा का पठार, ये आपका नर्मदा घाटी। मैप में ये गलत बना है, आपका ये पूरा क्षेत्र है जो नर्मदा घाटी होता है, ये पूरा रहेगा और ये आपका विंध्य पहाड़ी क्षेत्र रहेगा। और इनके अंतर्गत जो भी जिले आते हैं आपको उनके बारे में पता ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र, जिसमें आपका बुंदेलखंड, मध्य भारत और रीवा पन्ना का पठार शामिल है। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित क्षेत्र समुद्र से अत्यधिक दूरी तथा कर्क रेखा के समीप होने के कारण इस क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्या होती है कि समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पे जो स्थलखंड है बहुत जल्दी गर्मी अवशोषित कर लेते हैं और बहुत जल्दी रात में बहुत जल्दी गर्मी को जो है
आपको निकाल देते हैं। तो आपकी यहाँ पे जो जलवायु होती है महाद्वीपीय प्रकार की, उसकी विशेषता है गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक सर्दी। बहुत अधिक सर्दी और बहुत अधिक गर्म महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का विशेष रूप है। अब बात करते हैं विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें आपकी मध्य प्रदेश की पूर्व में होने के कारण, अब मध्य प्रदेश के पूर्व में होने के कारण यहाँ जो वर्षा होती है लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ आपकी देखेंगे उत्तर में यहाँ जो वर्षा होती है वो आपकी 75 से 50 से 75 या फिर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कहीं कहीं आपकी 100 सेंटीमीटर भी होती है। तो यहाँ देखेंगे इस प्रकार जलवायु को, इस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहते हैं, जो आपकी ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंडी। सम जलवायु मीन्स साधारण गर्म और साधारण ठंडी जलवायु। आपका जो पचमढ़ी अमरकंटक क्षेत्र है इसी प्रदेश में आता है। तीसरी अपन बात करते हैं नर्मदा घाटी तथा उसका दक्षिणी क्षेत्र। तो इस भाग में नर्मदा घाटी तथा उसके दक्षिण में बालाघाट से लेकर बड़वानी तक के क्षेत्र शामिल हैं। तो आपकी नर्मदा घाटी है, मैप में देखते हैं, ये आपकी नर्मदा घाटी है, ये आपकी नर्मदा घाटी है। और इसका ये बालाघाट से लेकर आपका पूरा ये बड़वानी तक पूरा एरिया है नर्मदा घाटी के दक्षिण का, और ये पूरा ये आपका इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें जो ज़िले हैं आपके बालाघाट, सिवनी, बड़वानी, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, ये सारे इसी में आते हैं। कर्क रेखा के लगभग समांतर होने के कारण आपकी ये कर्क रेखा है और उसी के नीचे ये पूरा क्षेत्र रहता है इसी के समांतर। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी होती है लेकिन सर्दियों में सामान्य ठंडी रहती है। चट्टानों वाले इस क्षेत्र में तापमान कई बार 40 से 50 डिग्री के बीच हो जाता है। यहाँ की ये कंडीशन रहती है तीसरे नर्मदा घाटी का। अब बात करते हैं मालवा के पठार की। तो समुद्र से निकटता के कारण इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है, जो कि आपकी साधारण गर्म और साधारण ठंडी होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है, क्योंकि हमने देखा था ये आपका जो मध्य प्रदेश, मान लीजिए ये आपका मध्य प्रदेश है और यहाँ से आपकी हवाएं आती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये आपका मालवा। तो यहीं से जो हवाएं आती उन्हीं से इन पर सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं से होती है। चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाली क्षेत्र कहा है। ये जो आप देखेंगे ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी है। तो ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आपको याद रखना है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु फाहियान के अनुसार मालवा प्रदेश की है। तो ये हमारे 4 प्रदेश हो गए जलवायु के आधार पर। उत्तर का मैदान आपका महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, मालवा का मैदान सम जलवायु, विंध्य कगार का पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे सम जलवायु, और नर्मदा घाटी का क्षेत्र अधिक गर्मी और सामान्य ठंडी। ना आपका काटना है यहाँ पे। अब बात करते हैं आपकी ऋतुओं की। तो ऋतुएं ज़्यादातर सूर्य पर निर्भर करती हैं, कि आपकी सूर्य की जो परिक्रमा होती है, अभी जो मैप में बताया था उसी पर ज़्यादा निर्भर करती हैं। तो भारत के अन्य भागों के समान मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और उसी के कारण 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली आपकी ग्रीष्म ऋतु, सेकंड आपकी वर्षा ऋतु, और फिर आपकी शीत ऋतु। बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो मध्य मार्च से जून तक, आपकी मार्च हमने देखा था 21 मार्च, तो मध्य मार्च से जून तक लगभग संपूर्ण भारत की तरह ही मध्य प्रदेश में भी ग्रीष्म ऋतु का मौसम रहता है। 21 मार्च से में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु उसका जो वितरण है असमान रहता है। दक्षिणी भाग में समुद्र की निकटता तथा सूर्य के लंबवत होने के फलस्वरूप औसत तापमान उत्तर पश्चिमी की अपेक्षा अधिक होता है, पाया जाता है। तो आपका क्या रहता है, सभी जगह तापमान अलग अलग होता है, क्योंकि देखिए दक्षिणी भाग जो कि
समुद्र से निकट है आपका नर्मदा वाला क्षेत्र, वहाँ पर जो तापमान है कम होता है। बाकी जो है सूर्य के लंबवत होने के फलस्वरूप औसतन तापमान, तो आपका जो उत्तर पश्चिमी की अपेक्षा है यहाँ पर तापमान थोड़ा अधिक पाया जाता है। उत्तर पश्चिम आपका मीन्स ये जो क्षेत्र है, ये दिशा है उत्तर पश्चिम वाला कहलाती है। इस प्रकार इस समय तक तापमान कम बना रहता है। अभी तो तापमान कम बना रहता है, किंतु मार्च से जून तक धीरे धीरे लगातार बढ़ता रहता है और मार्च में आपका जो तापांतर होता है वो सर्वाधिक होता है। अब तो मई माह में ग्वालियर, मुरैना तथा दतिया जिले का तापमान अधिकतम रहता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मई का महीना सबसे गर्म होता है। तो आपका जो मई का महीना है सबसे गर्म है, लेकिन जो मार्च का दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक होता है मार्च में। तो दैनिक तापांतर क्या होता है कि आज आपकी जो तापमान है, मान लीजिए आज का तापमान आपका 35 डिग्री है। अब धीरे धीरे तापमान मार्च में हमने देखा बढ़ रहा है, तो मार्च से जून तक तापमान बढ़ रहा है। तो आपने ये देखिए, ये आपकी 10 तारीख को 30-35 डिग्री, आपकी जो 11 तारीख को आप देखेंगे मान लीजिए 38 डिग्री हो गया। तो ये 3 डिग्री का जो फर्क है ये आपका तापांतर कहलाता है। ताप में अंतर, दिन प्रतिदिन में जो ताप में अंतर आता है वो आपका दैनिक तापांतर होता है। तो मार्च में ये सर्वाधिक रहता है, लेकिन अब मई में आपका जो तापमान रहता है वो ऑलमोस्ट पूरा चरम सीमा पर रहता है आपका 45 डिग्री करीब, 42 से 45 डिग्री। तो ये जो अंतर आता है यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन सर्वाधिक गर्मी मार्च में रहती है। इसी के आगे क्या होता है, इस समय मध्य प्रदेश में मध्य पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में तीव्र गर्मी पड़ती है। तो मध्य पूर्वी भागों में और दक्षिणी भागों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, जिसे आप लू का प्रकोप भी कह सकते हैं। इस ऋतु को स्थानीय भाषा में उनाला कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में उनाला कहा जाता है। सर्वाधिक तापमान गंजबासौदा विदिशा में 1995 में 48.7 डिग्री पाया गया है या मापा गया है। तो आपका गंजबासौदा का सर्वाधिक तापमान पाया गया 1995 में, लेकिन 1908 और 1912 में जो सर्वाधिक तापमान है आपके बड़वानी जिले में देखा गया। फिर उसके बाद 1913 में छतरपुर जिले के खजुराहो व नौगांव में आपका सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। तो आपका ये 1995 का है गंजबासौदा, फिर 2008 से 2012 में बड़वानी और फिर 2013 में खजुराहो व नौगांव में आपका सर्वाधिक तापमान देखा गया। बात करते हैं प्रदेश का जो औसतन तापमान है वो आपका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और अक्टूबर में जब अब क्या होता है, वर्षा आपकी मेनली जो रहती है, आपकी जो गर्मी रहती है वो गर्मी मार्च से जून तक रहती है, लेकिन जब लौटता हुआ मानसून आता है तब आपके अक्टूबर में आकाश स्वच्छ होता है और थोड़ी सी हल्की तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है, क्योंकि छोटी छोटी वर्षा होती है। और वर्षा के कारण जो बारिश है, बारिश के कारण आपकी उमस का मौसम होता है थोड़ा, तो उसी कारण यहाँ पे गर्मी होती है अक्टूबर में, जिसे हम गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, अक्टूबर में जब आकाश स्वच्छ होता है तब तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है और इसे ही गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है। कोई भी पूछे गर्मी की द्वितीय ऋतु क्या होता है, ये आपके एक बार मेंस में आया है, शायद छत्तीसगढ़ पीएससी के या फिर राजस्थान पीएससी के, तो उनने ये डायरेक्ट पूछा था गर्मी की द्वितीय ऋतु क्या है, 3 नंबर में लिखिए। तो आपको सिंपली ये लाइन लिखनी थी और थोड़ा ऊपर नीचे आपका एक्सप्लेन करना था, बस याद रखिएगा। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की, जो आपकी मध्य जून से सितंबर में रहती है। तो 21 जून अब आपकी वर्षा ऋतु स्टार्ट हो रही जून के बाद। मध्य जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, जिससे तापमान में वृद्धि के कारण मध्य प्रदेश में जो हिंद महासागर की तुलना में कम वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो आपका मध्य प्रदेश की यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हुआ, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम हवाएं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से मानसून के रूप में प्रदेश में प्रवेश करती। और ये आपकी पूरे भारत की कंडीशन है, आपके पूरे भारत में ऐसे ही मानसून आता है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और वर्षा ऋतु का काल
मध्य जून से मध्य सितंबर तक माना जाता है। इस काल में तो ये हम पहले ही देख चुके थे 21 जून को क्या कंडीशन रहती है कि आपको 21 जून को ये जो आपने देखा था यहाँ पे 21 जून से धीरे धीरे ये आपका 23 सितंबर तक आपका धीरे धीरे वर्षा ऋतु होती है। इसका कारण जो है वो है आपका यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और यहाँ से हिंद महासागर से ये हवाएं आपकी ऊपर साइड आती हैं और इन्हीं से आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के मध्य दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, जबकि चक्रवातों में आपकी दिसंबर व जनवरी में भी कुछ वर्षा हो जाती है। राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाएं से होती है। आपकी जो दो प्रमुख शाखाएं होती हैं मानसून की वो होती हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। उन दोनों ही शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण काफ़ी असमान है। प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा उत्तर पश्चिमी भाग में लगभग कहीं कहीं आपकी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो वहीं आपकी पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आप देखेंगे कहीं कहीं आपकी वर्षा हो रही है जो 50 से 75 सेंटीमीटर हो रही है और कहीं आपकी 100 से 125 और पचमढ़ी के एरिए में आपकी 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो काफ़ी असमान रहता है। अब देखेंगे यहाँ पे पश्चिम में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है और पूर्व मध्य प्रदेश में तो पश्चिम की अपेक्षा आपकी जो पूर्व है मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक होती है। तो ये आपके देखेंगे पश्चिम में 75 सेंटीमीटर हो रही है और ये आपकी पचमढ़ी साइड 125 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इलाका है, एक सेकेंड, ओके मैं मैप बनाता हूँ आपके लिए। ओके तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 75 सेंटीमीटर हो और ये जो इलाका है सर्वाधिक वर्षा वाला है, तो यहाँ पर आपकी 125-200 करीब वर्षा हो जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी, होशंगाबाद, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर होती है और न्यूनतम वर्षा आपकी भिंड, मुरैना, ग्वालियर साइड होती है। इस ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमासा बोलते हैं, मीन्स 4 महीने का मौसम। चलिए क्वेश्चन है, आप याद करिए कि गर्मी के ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या बोलते थे। तो गर्मी को स्थानीय भाषा में उनाला बोलते हैं और वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमासा बोलते हैं। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि चौमासा किस ऋतु से संबंधित है, तो वर्षा ऋतु से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई से अगस्त माह में 75 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होने वाली वर्षा का प्रमुख कारण कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरना है। अब देखिए 31 सितंबर के बाद सूर्य के दक्षिणायन होते ही हिंद महासागर में कम वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाने के कारण हवाओं की दिशा अब क्या है, स्थल से समुद्र की तरफ हो जाती है और सितंबर के बाद मध्य प्रदेश में छुटपुट जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। तो छुटपुट स्थानीय वर्षा के अलावा शुष्क मानसून यहाँ पे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप बात करें उत्तर पश्चिमी भाग में दिसंबर जनवरी में हल्की सी चक्रवाती वर्षा भी होती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आपके अक्टूबर में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और चक्रवातों से आपकी दिसंबर जनवरी में हल्की सी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। आप देख सकते हैं 200 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा हो रही है और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भिंड है, यहाँ सिर्फ 55 सेंटीमीटर वर्षा हो रही। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे अंतर है। और ये जो 2 पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है और न्यूनतम वर्षा वाला भिंड है। आपके ये पूछे गए हैं ऑलरेडी, पटवारी,
व्यापम में और MPPSC में एक बार पूछा गया है आपकी ये वाला क्वेश्चन, औसत वर्षा वाला, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं शीत ऋतु। तो अपनी जो शीत ऋतु है नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। तो देखते हैं अपन, जैसे सितंबर में धीरे धीरे सूर्य दक्षिणायन में होता है 23 सितंबर से, और तभी से आपकी शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु का काल है वो नवंबर से फरवरी माह में होता है। तो सितंबर में सूर्य के दक्षिणायन होते ही कर्क वृत्त पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। इसके पश्चात भी अक्टूबर माह में तापमान में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के कारण 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। तो हमने देखा था अक्टूबर में आपकी द्वितीय ग्रीष्म ऋतु आती है, उसका कारण जो रहता है वो भी देखा था, और उस समय पर जो तापमान है वो 25 डिग्री तक बना रहता है। अब उसके बाद अक्टूबर से जनवरी का तापमान धीरे धीरे गिरता है, और फिर इस समय उत्तरी भागों का जो तापमान है दक्षिणी भागों की अपेक्षा अधिक रहता है। आपका जो उत्तर का तापमान है समुद्र से दूरी होने के कारण उनका जो तापमान है अधिक रहता है, अपेक्षाकृत जो दक्षिण का नर्मदा वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा वाला, वहाँ का तापमान थोड़ा कम रहता है। ऊंचे स्थान जैसे पचमढ़ी का तापमान अधिक गिर जाता है, तो पचमढ़ी में तापमान थोड़ा कम रहता है, जबकि वनस्पतिहीन एवं निचले मैदान जैसे ग्वालियर का तापमान है वो थोड़ा अधिक रहता है अपेक्षाकृत। अगर अगर अलग अपन नीचे दक्षिण के स्थान की बात करें तो दिसंबर माह में भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमपात होने के कारण, तो अपन को पता है दिसंबर और जनवरी में भारत के उत्तर जो हिमालय के पर्वत शिखर है वहाँ पर बर्फ गिरती है। उसी के कारण संपूर्ण उत्तरी भाग में शीतलहर का प्रकोप रहता है, जिसका जो प्रभाव है उत्तरी मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और यहाँ का तापमान कम हो जाता है। तो शीत ऋतु में मध्य प्रदेश में नर्मदा के उत्तर में जो तापमान है वो 8 डिग्री से 10 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि प्रदेश का जो तापमान है वो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, उसका तापमान बहुत कम हो जाता है 10 डिग्री 8 डिग्री। बाकी जो मध्य प्रदेश का तापमान है वो 18 से डिग्री 15 डिग्री तक रहता है। मध्य प्रदेश का औसत जो तापमान है वो 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस है। राज्य में न्यूनतम तापमान वाला स्थान शिवपुरी है, लेकिन आपका देखेंगे 2002 में सबसे कम तापमान आपका उमरिया में नापा गया था। इस ऋतु में मौसम शुष्क होता है, स्वच्छ आकाश होते हैं। रात्रि का तापमान गिरने से पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाला और कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समय आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा तथा उत्तरी भागों में से आने वाली हवाओं के कारण शीतलहर होती है। अब देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपका मध्य प्रदेश का कुछ स्थानों में आपकी वर्षा हो जाती है, और शीतलहर जो आपकी बर्फ गिर रही थी भारत के उत्तर भाग में, मीन्स आपका ये जो भारत है, ये जो आपका भारत है, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय के यहाँ पर आपकी बर्फ़ गिर रही है, और उसी से ये हवाएं इस साइड आ रही हैं। तो उसी के कारण उत्तरी जो भाग है हवाओं के कारण आपकी शीतलहर का माहौल रहता है। इस ऋतु को स्थानीय भाषा में स्याला कहते हैं। स्याला याद रखना है कि अपना ग्रीष्म ऋतु में को स्थानीय भाषा में उनाला बोलते हैं। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमासा मीन्स 4 महीने का मौसम चौमासा बोलते हैं, और स्याला मीन्स आपका शीत ऋतु। शीत मतलब शीत से सा से शीत और सा से स्याला आप याद रख सकते हैं। अब इस ऋतु में कुछ वर्षा भी होती है। आपकी ये जो ठंड का मौसम रहता है इस टाइम पे कुछ वर्षा भी हो जाती है, उसको जो लोग बोलते हैं मावठ बोलते हैं। तो स्थानीय लोग इसको मावठ बोलते हैं, याद रखना है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाला जो ऋतु वेधशाला है वो इंदौर में मौजूद है, जो कि ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। चलिए अपनी 3 ऋतुएं हो गई, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, और हमने देख लिया कि उसका जो कारण रहता है वो कैसा रहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और फिर आपका 21 मार्च की कंडीशन, 21 जून, 23 सितंबर और 23 दिसंबर, ये कंडीशन आपकी क्या रहती हैं।
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का वर्षा के वितरण क्या रहता है कि अलग अलग स्थानों पर मध्य प्रदेश में कितनी कितनी वर्षा होती है। इनको अपन वर्षा की विभिन्नता के आधार पर राज्य को 4 भागों में बांटा गया है। ये अपन देखते हैं, ये आप इसका एक अलग मैप है, ये देखिए। तो सबसे पहले आता है औसत से अधिक वर्षा वाला स्थान। यहाँ पर आपकी जो वर्षा औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर। तो ये औसत से अधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर आपकी अधिक वर्षा होती है वाला स्थान है, ये आपका औसत वर्षा वाला स्थान है, और ये आपका कम वर्षा वाला स्थान है। ये आप क्षेत्र देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो 4 भागों में विभाजित किया गया है वर्षा के वितरण के आधार पर। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पर 125 से अधिक वर्षा होती है। तो राज्य के पूर्वी हिस्सों में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस क्षेत्र में स्थित पचमढ़ी, महादेव पर्वत, मंडला, बालाघाट में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण यहाँ से नर्मदा नदी से आने वाली अरब सागर की मानसूनी शाखा है। तो जो आपकी मानसूनी शाखा है अरब सागर वाली, वो यहीं से नर्मदा घाटी में प्रवेश करती है, और इसी के कारण यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। दूसरा देखते हैं अपन अधिक औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पर आपकी 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इन क्षेत्रों में 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये क्षेत्र आपके होते हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर। पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इन जिलों में आर्द्रता होने से अधिक वर्षा होती है। तीसरा अपन देखते हैं औसत वर्षा वाले क्षेत्र। यहाँ पर आपकी जो औसत वर्षा है वो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले इस क्षेत्र में आते हैं। आपके जो उत्तर पूर्वी भाग है मीन्स ये आपका मध्य प्रदेश है। तो ये जो एरिया है आपका मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पर औसत वर्षा होने के कारण वायुमंडल की आर्द्रता कम होती है तथा क्षेत्रीय स्थलीय आकृतियों का प्रभाव भी यहाँ पे अधिक रहता है। तो आपकी यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे चट्टानी इलाके हैं, और यहाँ पर समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पर थोड़ा तापमान भी अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। और यहाँ पे जो वनस्पति और वृक्ष पाए जाते हैं वो थोड़े कटीले झाड़ीदार पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। चौथा अपन बात करें कम वर्षा वाले क्षेत्र, जो कि 50 से 75 सेंटीमीटर वाले होते हैं। तो राज्य की पश्चिमी क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। दक्षिणी पूर्वी मानसून यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी आर्द्रता रहित हो जाता है। मीन्स इसका अपना पानी जो है वो कम हो जाता है, आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में न्यून वर्षा होती है। ये जो राज्य हैं आपके, इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ और आदि आपके यहाँ पर राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। ये आप देखेंगे आपके नीमच, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगरमालवा, ये आपका झाबुआ, अलीराजपुर, ये बड़वानी, पूरा खरगोन, ये पूरे आपके इस क्षेत्र में आते। ये आपका चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, ये आपका शिवपुरी ग्वालियर, ये आपका यहाँ सागर संभाग, ये भोपाल संभाग, ये आपका रीवा संभाग, ये आपके क्षेत्र इसमें आते हैं औसत वर्षा वाले में। औसत से अधिक वर्षा आपकी 100 से 125 सेंटीमीटर, और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र 125 से 150 सेंटीमीटर। ये आपका जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पचमढ़ी है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अब ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ये आखिरी चीज़ है जिसमें कुछ विद्वान हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इसमें जो याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पूरी टेबल देख लेते हैं कि AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन्ना राव ने मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया। मीन्स मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला इनके अनुसार था अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु
और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ये जो था आपका आधार इनने लिया था तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर। तो इन जो विद्वान हैं AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन्ना राव ने मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जलवायु के आधार पर। फिर आपके आते हैं कोपेन। कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में विभाजित किया, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु और शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। और ये आपका दक्षिण पश्चिमी व पश्चिमी भाग की बात इनके आधार लिया। फिर आपका आता है थार्नथवेट। इनने भी मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जलवायु के आधार पर। पहला होता है तर अल्पाद्र जलवायु, दूसरा शुष्क, ये आपका शुष्क नहीं है शुष्क है, शुष्क अल्पाद्र जलवायु, और तीसरा है अर्ध शुष्क जलवायु। ये आप सुधार लेना यहाँ पे, ये आपका आधा सा है और यहाँ भी आपका आधा सा है। जब आपको PDF मिलेगी मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी सुधार दूंगा, तो आपको याद रखना है ये 3 प्रकार से थार्नथवेट ने विभाजन किया था। अब ये जो टेबल है इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया। फिर आपसे ये पूछेंगे कितने भागों में, 1, 2, 3 या 4, तो आपको 2 पर क्लिक करना है। या फिर थार्नथवेट के अनुसार कितने भागों में, 3 भागों में। ये आप याद नहीं रखें, इतना पूरा ये याद नहीं रखें तो भी चल जाएगा क्योंकि नहीं पूछा जाता। AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन्ना राव के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये होती है अपनी जलवायु का पोर्शन, कंप्लीट हो जाता है। कल अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अदर जो भी माध्यम है उसके जरिए आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो PDF है आप खुद एक बार पढ़ें और जो भी आपने फैक्ट यहाँ पर चेक किए देखे हैं उनको अच्छे से मैप में समझें कि ये जो मैप है, ये जो मैप आपको दिख रहा है इसको अच्छे से देखें कि ये जो कंडीशन है आपकी भारत की जलवायु के लिए बहुत विशेष है। और ये आपकी भारत ही नहीं, ये आपके पूरे विश्व की जलवायु के लिए विशेष है। ये आपकी भारत की जलवायु के लिए विशेष है। ये आपका यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। और मैंने आपसे बोला था कि एक मैप है जो मध्य प्रदेश का मैप है वो अपनी दीवार पर वहाँ लगा के रखिए जहाँ आप पढ़ते हैं, जिसपे आपको मध्य प्रदेश के ज़िले याद होते रहें। क्योंकि आपको अगर ये क्षेत्र याद है उत्तर का मैदानी क्षेत्र तो आपको ये ज़िले याद होंगे, यहाँ पे कौन से ज़िले आते हैं ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप ये सब चीज़ें करेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।